मई 1998। आज से तकरीबन 24 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये तय किया कि वो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट का जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया का छठा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इंडिया को यहाँ तक कह दिया कि हमने स्कोर बराबर कर दिया है। वी हैव सेटल्ड द स्कोर। We are not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. Pakistan lost a truly priceless opportunity. There is no aid or much of a trade relationship between us and Russia. पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 साल हो गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की एटॉमिक पॉलिसी क्या रही, दुनिया पाकिस्तान की एटमी ताकत को किस नज़र से देखती है, पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत बनना क्यों ज़रूरी था, आज पाकिस्तान किस एटॉमिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और पाकिस्तान के पास कौन कौन से एटॉमिक वेपन्स हैं, इन सब के बारे में जानेंगे आप इस वीडियो में। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का उस वक्त सोचा जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया। 20 जनवरी 1972 को जुल्फकार अली भुट्टो ने तमाम सीनियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मुल्तान में एक मीटिंग बुलाई, जो मुल्तान मीटिंग के नाम से भी मशहूर है। इस मीटिंग में पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का प्लान बनाया गया। इस मीटिंग में जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के तमाम एकेडमिक साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और इन्हें 3 साल के अंदर अंदर मुल्क को बचाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाने का कहा गया। इसी मीटिंग में भुट्टो ने मुनीर अहमद खान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन भी बनाया, जो कि उस वक्त वियना ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के न्यूक्लियर पावर के डायरेक्टर भी थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने इस कमिटमेंट के साथ ये काम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुनीर अहमद खान को दिया कि वो 1976 के आखिर तक ये एटॉमिक डिवाइस तैयार कर देंगे। मुनीर अहमद खान एक रिएक्टर फिजिकिस्ट थे। न्यूक्लियर रिएक्टर फिजिकिस्ट का काम न्यूट्रॉन डिफ्यूजन और फिशन चेन रिएक्शन को स्टडी करना होता है, ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कंट्रोल्ड फिशन रेट मेंटेन रख सके। उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास 20 से ज्यादा लेबोरेटरीज थी और ये प्रोजेक्ट मुनीर अहमद खान के अंडर चल रहा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को फिसाइल मटीरियल बनाने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। फिसाइल मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिनसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन शुरू होता है। फिशन रिएक्शन में एक एटम का न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जिससे न सिर्फ गैमा रेस पैदा होती हैं, बल्कि बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही काम करते हैं। इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को 19 दिसंबर 1938 को एक जर्मन केमिस्ट ओटो हैन और उसके असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने एक ऑस्ट्रियन स्वीडिश फिजिसिस्ट लीजे मेटनर के साथ मिलकर डिस्कवर किया था। दर हकीकत ये फिसाइल मटीरियल न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का मेन कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से धमाका होता है। न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होने वाला ये फिसाइल मटेरियल आमतौर पर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 आइसोटोप और प्लूटोनियम 239 आइसोटोप होता है। एक बार जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत बॉम्ब बनाएगा, हम घास या पत्ते खा लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपना बॉम्ब जरूर बनाएंगे, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। भारत ने 18 मई 1974 में अपना पहला सरप्राइज न्यूक्लियर टेस्ट कामयाबी के साथ पोखरान राजस्थान में किया। भारत ने इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसके बाद भारत दुनिया का छठा एटमी ताकत का हामिल मुल्क बन गया। 1974 में भारत के एटॉमिक टेस्ट के बाद अब्दुल कदीर खान ने जुल्फकार अली भुट्टो से राब्ता किया। अब्दुल कदीर खान एक मेटलर्जिस्ट थे जो उस वक्त यूरेनको नामी कंपनी में सेंट्रीफ्यूग एनरिचमेंट पर काम कर रहे थे। इसके बाद दिसंबर 1975 में अब्दुल कदीर खान ने अपनी जॉब छोड़ दी और सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स और तस्वीरें लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। इसके साथ साथ उनके पास ऐसी दर्जनों कंपनियों की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन थी जो सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती थी। इसके बाद 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के लिए काम करने लग गए। एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को हम उसकी नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूरेनियम को प्रोसेस्ड करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है और यूरेनियम 235 आइसोटोप में बदलना पड़ता है। इसके बाद अगर यूरेनियम 235 को रिएक्टर में इस्तेमाल करना हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन
कंसेंट्रेशन को 3 से 5% बढ़ाया जाता है और अगर न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल करना हो तो इसकी कंसेंट्रेशन को 80 से 95% तक बढ़ाया जाता है। इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तरीका सेंट्रीफ्यूज एनरिचमेंट का है, जिसके लिए एक सेंट्रीफ्यूज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सबसे अहम चीज उसके अंदर लगी हुई एक ट्यूब होती है जिसे रोटर कहते हैं, जो अपने एक्सिस के गिर्द बहुत तेजी के साथ घूमती है। आजकल ये रोटर 60,000 रिवोल्यूशंस पर मिनट से ज्यादा तेजी से घूमती हैं। इसके अंदर यूरेनियम को घुमाया जाता है और फिर इसमें गैस शामिल की जाती है और एक पूरे प्रोसेस के बाद एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम तैयार हो जाता है। किसी भी न्यूक्लियर वेपन को बनाने का सबसे मुश्किल मरहला यही फिसाइल मटेरियल यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 आइसोटोप को बनाना ही होता है। अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ख्वाब सिर्फ इसी बात के गिर्द घूम रहा था कि किसी तरह से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर लिया जाए। अब यूरेनियम को एनरिच करने का ये काम कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में कहूटा प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा था। आखिरकार पाकिस्तान ने अप्रैल 1978 में यूरेनियम को मॉडरेटली एनरिच करने का तरीका कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में ढूंढ लिया। याद रहे कि एटम बॉम्ब के लिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। वैसे तो एटम बम लो या मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम से भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर ज्यादा यूरेनियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। 28 मई 1998 में भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया। इसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 से 30 मई 1998 के दरमियान 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। बाद में अब्दुल कदीर खान ने जनरल जियाउल हक को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि उनकी टीम ने कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में 1984 में ही हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट करने का तरीका तलाश कर लिया था। पाकिस्तान के पास इस वक्त कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली किसी को नहीं बताया कि पाकिस्तान के पास कितने एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक हर वक्त सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के फौजी अड्डों पर नजर रखते हैं और वहाँ की इमेजरी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ज़राए से भी पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स की तादाद और नवीयत का पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट एक मैगजीन है, जिसमें 1987 से द न्यूक्लियर नोटबुक के नाम से एक कॉलम छपता है। इस कॉलम में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 यानी 165 वॉरहेड्स हैं और अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी तेजी के साथ चलता रहा तो ये वॉरहेड्स 2025 तक 200 तक पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि वॉरहेड क्या होता है। वॉरहेड एक्सप्लोजिव या टॉक्सिक मटेरियल होता है जो मिसाइल, रॉकेट या टॉर्पीडो के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। यही बॉम्ब का वो मटेरियल होता है जो ब्लास्ट होता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के केस में ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 था। ये वॉरहेड्स बहुत सी किस्मों के हो सकते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव वॉरहेड जो एटॉमिक बॉम्ब या दूसरे मिसाइल वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, या फिर केमिकल वॉरहेड जिसके अंदर जहरीले केमिकल डाले जाते हैं, जैसे पॉइजन गैस या नर्व गैस, जिसे सूंघने के बाद इंसान बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं या इवन मर भी सकते हैं। या फिर बायोलॉजिकल वॉरहेड्स जिसमें कुछ ऐसे इन्फेक्शियस जरासीम फैलाए जाते हैं जो इंसान को मारने या बहुत ज्यादा बीमार कर देने का काम करते हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में छपे आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ा रहा है और एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले फिसाइल मटेरियल को भी। ये भी कहा जाता है कि जिस तेजी के साथ पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स बढ़ रहे हैं, मुमकिन है कि आज से 10 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी एटॉमिक पावर बन जाएगा। इस वक्त तीसरे नंबर पर चाइना है, जिसके पास 350 वॉरहेड्स हैं, यानी पाकिस्तान चाइना से भी ज्यादा एटॉमिक वेपन्स रखने वाला मुल्क बन जाएगा। जब पाकिस्तान शुरू में एटॉमिक पावर बना था तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो एटॉमिक पॉलिसी अपनाई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ उतने ही एटमी हथियार रखेगा जो उसके डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, उससे ज्यादा नहीं। इस पॉलिसी को क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस कहा जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस पॉलिसी अपना ली है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म के पॉसिबल थ्रेट से बचने के लिए छोटी रेंज के और बड़ी रेंज के हर किस्म के एटमी हथियार बनाएगा। 2020 में इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स ने अंदाजा लगाया था कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 3900 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और 410 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम मौजूद है। ये मटेरियल 200
385 से 342 वॉरहेड्स बनाने के लिए काफी है। अगर फिशन रिएक्शन को ट्रिटियम की मदद से बूस्ट कर दिया जाए तो फिर हाई एनरिच्ड मटेरियल की मिकदार को एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए कम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी टेक्निक से वॉरहेड का साइज भी कम किया जा सकता है और फिर भी ये वॉरहेड किसी भी बड़े एटम बम जितना ही एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा। अगर पाकिस्तान ट्रिटियम बना ले और इसे अपने एटॉमिक वेपन्स में इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान 3900 किलोग्राम यूरेनियम और 410 किलोग्राम प्लूटोनियम की मदद से 407 से 428 तक वॉरहेड्स यानी एटॉमिक हथियार बना सकता है। 2008 में पीटर लेवी नामी एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने नेटो को बताया कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से एटमी हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान अपने एटॉमिक हथियारों के लिए JF-17 थंडर, F-16, मिराज 3 और मिराज 5 का इस्तेमाल कर रहा है। मिराज 5 को छोटे न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मिराज 3 को एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की टेस्ट लॉन्चेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिराज 3 पाकिस्तान के हतफ 8 नामी मिसाइल को लेकर जा सकता है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास इस वक्त अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, नसर, गौरी और अबाबेल जैसे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। अब्दाली जो हतफ 2 के नाम से भी मशहूर है, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। अब्दाली कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों किस्म के वॉरहेड्स को ले जाने की सलाहियत रखता है। गजनवी जो हतफ 3 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। इसे 2019, 2020 और 2021 में टेस्ट लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। शाहीन 1 जो हतफ 4 के नाम से भी मशहूर है, ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 650 किलोमीटर है। शाहीन 1 को अपग्रेड करके इसका दूसरा वर्जन बनाया गया जिसकी रेंज 900 किलोमीटर तक है। नसर जो हतफ 9 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसकी रेंज पहले 60 किलोमीटर तक थी लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 70 किलोमीटर तक कर दिया है। नसर को बैटल फील्ड के लिए बनाया गया है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने की भी सलाहियत रखता है। शाहीन 2 जो हतफ 6 के नाम से भी मशहूर है, ये एक मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई है लेकिन यूएस नेशनल एयर स्पेस एंड इंटेलिजेंस सेंटर के मुताबिक इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये भी कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का नया मीडियम रेंज सॉलिड फ्यूल शाहीन 3 मिसाइल पहली मरतबा 2015 में पाकिस्तान डे की परेड में दिखाया गया था। ये मिसाइल न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड को 2750 किलोमीटर के फासले तक ले जाने के काम आता है। अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के ईस्टर्न हिस्से पर रखकर लॉन्च किया जाए तो ये भारत से आगे तक की रेंज को कवर करता है और अगर इसे पाकिस्तान के वेस्टर्न हिस्से यानी बलूचिस्तान से लॉन्च किया जाए तो ये इसराइल तक को हिट कर सकता है। गौरी ये पाकिस्तान के एक पुराना मीडियम रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो लिक्विड फ्यूल पर मुश्तमिल है। ये गौरी या हतफ 5 के नाम से भी जाना जाता है। गौरी आम कन्वेंशनल या एटॉमिक एक्सप्लोजिव को 1300 किलोमीटर तक लेकर जा सकता है। 24 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने एक नए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च टेस्ट किया जिसका नाम अबाबेल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि ये एक से ज्यादा वॉरहेड्स यानी एटमी मवाद लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक की है। बाबर 1 ये एक ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर तक है। बाबर 2 या बाबर 1B GLCM एक ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह मुख्तलिफ किस्म के वारहेड्स को लेकर जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का एक सी लॉन्च्ड वर्जन भी बनाया है जो बाबर 3 के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल सबमरीन में डिप्लॉय होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के वारहेड्स को ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान बहुत जल्द 2022 और 2023 के दौरान चाइना से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पावर्ड सबमरीन्स खरीद लेगा जिसके बाद पाकिस्तान इंडियन ओशन में भी अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने में मजीद मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर दुनिया में कभी किसी दो एटमी ताकत मुल्कों में कभी भी जंग हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। शायद वो मुल्क सफ़ा हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे और बाकी बची तमाम दुनिया में बहुत सारी न्यूक्लियर रेडिएशंस और तबाही छोड़ जाएंगे। यानी किसी एक इंसान का गलत फैसला सारी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकते, ये सिर्फ तबाही की वजह बन सकते हैं।
अगर आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखने के लिए माय रॉकेट साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें।